हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भारत के अंदर किस तरीके का क्लाइमेट है और कौन कौन से फैक्टर्स उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। आई विल गिव यू अ ब्रीफ ऑफ दैट। जितना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोगों ने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर कितना ज्यादा वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन है, ये हम लोगों ने देखा। देन वी स्टार्टेड रीडिंग द पॉइंट्स व्हिच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। वी स्टार्टेड ऑफ विद लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन से हीट जोन के अंदर खड़े हुए हैं। देन ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस। ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस कि जितना आप ऊंचाई के ऊपर हैं उतना नॉर्मल लैप्स रेट वर्क करेगी एंड हर 165 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। देन वी सॉ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी फैक्टर। जितना आप समुद्र से नजदीक या दूर हैं उतना लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मूव होते हैं और टेम्परेचर को इवनाइज करने का वो काम करते हैं। देन हम लोग 4th पॉइंट पर आए थे जहां पर प्रेशर एंड विंड मूवमेंट और उनके रिलेशनशिप को हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने इसका ए पॉइंट ऑलरेडी कवर किया। जेट स्ट्रीम्स जो तकरीबन 12 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड के ऊपर फ्लो होने वाली हाई स्पीड विंड है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती है और अपने साथ में नीचे की हवा को भी खींचकर लेकर आती है, विच ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब हम इसके बी पॉइंट के ऊपर आते हैं, विच इज प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स जो किसके थ्रू इनके ऊपर असर पड़ता है, दिस इज द कोरियोलिस इफेक्ट। इसको एक सिंपल से डायग्राम से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। हमने ये देखा इन द लैटिट्यूडनल फैक्टर कि इक्वेटर के आसपास हमेशा गर्मी होगी, पोल्स के आसपास हमेशा ठंडक होगी। तो अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से चलें तो ये वाला एरिया का टेम्परेचर हमेशा हाई है और इस वाले एरिया का टेम्परेचर हमेशा लो है। अगर इसको प्रेशर के साथ में रिलेट किया जाए तो यहाँ पे प्रेशर हमेशा हाई होगा, यहाँ पे प्रेशर हमेशा लो होगा। ठीक है, सिंपल इनफ। अब बाकी के लैटिट्यूड्स के ऊपर क्या प्रेशर कंडीशन होगी इसको हम ऑल्टरनेट लिखते चले, जस्ट फॉर द ईज ऑफ रिमेम्बरिंग द थिंग्स। यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, लेट मी राइट इट इन अ मोर कन्वीनियंट वे। यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे अगेन हाई प्रेशर एरिया है। बाकी जगह के ऊपर इसको ऑल्टरनेट लिखते चलिए, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, अगेन हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड एंडिंग विद हाई प्रेशर अगेन। अब ये क्यों है, इसके पीछे थोड़ी सी डीप ज्योग्राफी के अंदर हम जा सकते हैं, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेरिक पॉकेट है, तो जो हवा है वो सेल्स के अंदर रोटेट होती रहती है और कुछ जगह पर ऊपर उठती है, कुछ जगह पर डिपॉजिट होती है। हेंस कुछ एरियाज में आपको हाई प्रेशर दिख रहा है, कुछ एरियाज में आपको लो प्रेशर दिख रहा है। बट ये इतना चार्ट आप याद रखें। अब अगर एक सिंपल सा अगर इसमें हम डिविजन करते हैं तो इस सिंपल डिविजन के हिसाब से क्या देखें कि पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर है और इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर है। एक जनरल रिलेशनशिप लिया जाए तो हम लोगों ने देखा था कि हाई प्रेशर एरिया से विंड का मूवमेंट हमेशा लो प्रेशर एरिया की तरफ रहेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से तो हवा कहां से कहां चलनी चाहिए, हवा सीधी पोल से इक्वेटर की तरफ चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिस इज अ कंडीशन जो तब एग्जीक्यूट होती जब अर्थ हमारी एक ही जगह के ऊपर खड़ी होती, हमारी अर्थ स्टेशनरी होती, तब ये कंडीशन थी। लेकिन हमारी अर्थ मूव होती है, हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि हमारी अर्थ मूव होती है तो उसके साथ में जो विंड मूवमेंट है वो डिफ्लेक्ट होता है। We can take this with the help of an example कि अगर आप एक मैरीगो राउंड में बैठे हैं और आपका एक फ्रेंड बाहर की तरफ खड़ा हुआ है and you have got a ball in your hands and you have to throw that ball to your friend. You have to aim and throw it to your friend. अब अगर चलते हुए मैरीगो राउंड में आप उस बॉल को थ्रो करोगे तो वो बॉल आगे ना जाके पीछे की तरफ मूव हो जाएगी, मतलब जहां आप घूम रहे हो उससे पीछे की तरफ ये मूव होगी। तो यहाँ पर भी ये मूवमेंट वैसा ही होगा कि अर्थ के ऊपर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा सीधी चलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही अर्थ घूमती है तो जो हवा है वो पीछे की तरफ बेंड होती है विद अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, और सीधी ना चल के ये हवा इधर घूम जाती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इधर घूम जाती है इन दी सदर्न हेमिस्फीयर।
राइट? ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, जिसको हम लेते हैं जियोइड, जो ऊपर और नीचे से चपटा है और साइड से गोल आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ हवा का जो बेंड है वो टुवर्ड्स राइट होता है और नीचे की तरफ हवा का जो बेंड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है यूजुअली जो बच्चों का कि हाउ आर वी डिफाइनिंग द डायरेक्शंस हियर, आप राइट या लेफ्ट कैसे ले रहे हो? याद करें, हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वाले एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हवा का डायरेक्शन वहां से गिना जाता है या काउंट किया जाता है जहां से वो चल रही है। ठीक है, अब जहां से हवा चल रही है तो हम खुद को इस पॉइंट के ऊपर लेकर आए। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट देन दिस विल बिकम माय राइट हैंड। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन आया? राइट। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ी हूं देन दिस बिकम्स माय लेफ्ट हैंड, हेंस द डायरेक्शन इज लेफ्ट। ठीक है, दिस इज द बेसिक। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे की तरफ मूव हो सकते हैं। दिस शुड बी द बेसिक डिफ्लेक्शन ऑफ विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स राइट एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसको थोड़ा अपन डीप के अंदर डिवाइड करें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स थे, यहां पर विंड मूवमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि ये तो मेजर हमने सेक्शन निकाल लिया कि पोल ठंडा था और जो इक्वेटर है वो गर्म है। या हम लोगों ने देखा कि ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्राफ, देन अगेन हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ग्राफ। हवा को हमें कहां बेंड करना है? टुवर्ड्स राइट इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो लाइन टुवर्ड्स राइट बना इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। बेसिक फंडा याद रखें कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, तो वी मेक दी एरोज टुवर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। ठीक है, इतना नीचे से भी देखें, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, हाई टू लो प्रेशर, अगेन हाई टू लो प्रेशर। This is the basic planetary movement of winds. सरफेस के नजदीक हवा का मूवमेंट यूजुअली ऐसा होता है कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ हवा जा रही है तो वो ऊपर आके राइट में बेंड हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो लेफ्ट में बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, दिस डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, इफ वी हैव टू राइट द डेफिनेशन तो हम डेफिनेशन में लिखते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere due to rotation of the earth is called Coriolis effect. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हम क्लासरूम के अंदर लिख के आ सकते हैं अपने टेस्ट पेपर्स के अंदर। अब ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, ये एक और चीज से इन्फ्लुएंस होती है। नाउ अगर अपन इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ के अंदर आप क्या देख रहे हैं? हवा का डिफ्लेक्शन विद वन अजम्पशन कि इस जगह के ऊपर, दैट इज द इक्वेटर, यहां पर लो प्रेशर कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट फैक्टर, लैटिट्यूड वाले फैक्टर के अंदर देखा था कि जो सन रेज हैं वो साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, 2 बार इक्वेटर पे होती है और 1 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है। तो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, एंड इन तीनों के बीच में जो फ्लक्चुएशन है ये इस प्रेशर बेल्ट को मूव करेगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि दिस इज द कंडीशन जब सनरेज आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, बट दिस इज नॉट अ कांस्टेंट कंडीशन। few days, for few days of the year, the sun rays
are directly over the Tropic of Cancer. If the sun rays are directly over the Tropic of Cancer, तो अब ये लो प्रेशर नहीं है, ये लो प्रेशर हो जाएगा नीचे. There will be a relative high pressure. ऊपर की तरफ जो विंड का बेंड दिखाएंगे हम, वो राइट में ही दिखाएंगे. लेकिन यहाँ देखें, हवा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ चल रही थी, यहाँ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव होगी ड्यू टू अ शिफ्ट इन द प्रेशर. The same happens when the sun rays are falling directly on the Tropic of Capricorn. When the sun rays are falling directly on the Tropic of Capricorn, then this becomes the low pressure. This becomes the relative high pressure. इक्वेटर के नीचे हवा लेफ्ट में बेंड होगी. यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर इक्वेटर में हवा चल रही थी, यहाँ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ हवा चलेगी. This heat zone, this respective heat zone जो मूव हो रहा है between the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn is identified as ITCZ. Full form: Intertropical Convergence Zone. ब्रेक करें इसको. इंटरट्रॉपिकल, दो ट्रॉपिक्स के बीच में कन्वर्ज होने वाला जोन. ठीक है. सो जैसे ही ITCZ शिफ्ट होगा, इसका स्टैंडर्ड प्लेसमेंट जो हम लेते हैं, वी टेक इट 5 डिग्रीज, बिटवीन 5 डिग्रीज नॉर्थ टू 5 डिग्रीज साउथ. ठीक है, ये स्टैंडर्ड NCERT प्लेसमेंट है, बट ये अंदाजन 10 डिग्री के आसपास तक नॉर्थ एंड साउथ में फ्लक्चुएट करता है. ये जैसे ही मूव होगा, टेम्परेचर मूव होता है, प्रेशर मूव होता है और विंड्स का मूवमेंट जो है वो शिफ्ट होगा. ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि भारत के अंदर जो हम मॉनसून की एंट्री लेंगे वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर भारत में गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश नहीं आएगी. वील गो इनटू द डेप्थ अ लिटिल लेटर. राइट. तो इतना पार्ट हमको समझ में आया. वी कंप्लीटेड द 4th portion, that is pressure and wind movement. Moving on to the 5th and the last point. This is ENSO, El Nino Southern Oscillation. Now, this is one concept जो थोड़ा सा इन डेप्थ ज्योग्राफी में आपको लेकर जाता है. हम लोगों ने एक चीज देखी कि अर्थ रोटेट होती है तो उससे हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है. पानी जो अर्थ के ऊपर मौजूद है वो भी एक लूज मटेरियल है जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, और अर्थ के रोटेशन के साथ में उसके रोटेशन के ऊपर भी असर पड़ता है. उसका रोटेशन, उसकी डेंसिटी, सैलिनिटी, उसके मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम मेजर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, उसके पानी के मूवमेंट्स को देखें, तो मेजरली अर्थ के ऊपर आपको 2 तरीके का पानी देखने मिलेगा. हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाईली सलाइन एंड लो सैलिनिटी वाला. इन दोनों में डिफरेंस, अगर हाई टेम्परेचर का पानी है तो वो गर्म होगा, रिलेटिवली हल्का होगा. अगर ठंडा पानी है तो वो भारी होगा, नीचे की तरफ सेटल्ड होगा. अगर हाईली सलाइन वाटर है तो वो एक्सट्रीमली हैवी होता है. डेड सी का नाम हम सबने सुना है. अगर मीठा पानी है, रिलेटिवली मीठा पानी है, तो वो हल्का होगा, ऊपर की तरफ होगा. ठीक है. इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जब अर्थ घूमती है तो उसके साथ में अलग अलग डायरेक्शन के अंदर पानी का मूवमेंट होता है. मेजरली इनको करंट्स के नाम से जाना जाता है. इट्स लाइक अ रिवर फ्लोइंग इनसाइड द ओशन. The movement of water which is against the rest of the water of the ocean, जो अलग से एक नदी की तरह बहता हुआ आपको देखने को मिलेगा. ये 2 तरीके का होता है. One movement is from equator to the poles, दूसरा from poles to the equator. जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ये इक्वेटर की गर्मी
लेके जाता है ये पानी, हेंस इनको वार्म करंट्स के नाम से हम जानते हैं। ये गर्म पानी रोटेट करते हैं। जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ये पोल्स का ठंडा पानी कैरी कर रहे होते हैं और ये कोल्ड अपने आसपास के एरिया में ठंडक लेकर आते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो पानी है वो यहीं पे रोटेट करेगा, नीचे का पानी यहीं रोटेट करेगा। पानी को रोकने के लिए जो फैक्टर है आपके पास में वो है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स जो पानी को, डेफिनेटली आप कॉन्टिनेंट ब्रेक करके तो नहीं जाएगा पानी आगे की तरफ, तो कॉन्टिनेंट से टकरा के पानी जो है वो उधर ही उसी एरिया के अंदर रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो इतना फैक्टर हमें समझ में आया। अब हम अपने इस ENSO के अंदर एंटर करते हैं। बेसिक हमको समझ में आ गया। ठीक है, हम किस इलाके की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा बट हाँ अंडरस्टैंडेबल है। इक्वेटर, ऑस्ट्रेलिया, दिस इज एशिया एंड दिस इज इंडिया। ठीक है, मैं इसका एक एग्जैक्ट कॉपी इस तरफ बना रही हूं जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, हम आते हैं नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मली इस जगह के ऊपर एक कोल्ड करंट फ्लो करता है। कोल्ड करंट जो पोल्स से आ रहा है, साउथ पोल से आ रहा है और साउथ अमेरिका से टकराता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसको ध्यान रखें, ठंडा पानी भारी होता है, वो सरफेस पे नीचे नीचे चलेगा। तो अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर इस क्लासरूम में पूरा पानी भरा हुआ हो तो हम देखेंगे कि इस क्लासरूम के नीचे नीचे एक नदी सॉर्ट फ्लो कर रही है, जो एक वॉल से, दिस वॉल वी अज्यूम इज साउथ अमेरिका, तो वो इस वॉल से टकराती हुई जा रही है। अगर पानी इस वॉल से टकराता हुआ जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ उछलेगा और कोस्ट के आसपास के टेम्परेचर को ये गिरा देगा। ठीक है, हेंस बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोल्ड करंट इस जगह का टेम्परेचर रिलेटिवली ठंडा हो जाता है। अब ये करंट इज अ वेरी फास्ट फ्लोइंग करंट, ये तेजी से टकराता है एंड इफ दिस वॉल इज द इक्वेटर, ये इसके साथ में खिंचता हुआ आ रहा है तेजी से, और ये तेजी से ऊपर के पानी को खींचता है। इक्वेटर पे आपको गर्म पानी मिलेगा और इस सारे गर्म पानी को उठा के ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ पटक देता है। ठीक है, यहां पर क्योंकि सारा गर्म पानी आके टकराया तो रिलेटिवली टेम्परेचर बढ़ गया, बेसिक चीज, राइट। अगर इधर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा, इधर प्रेशर लो होगा और विंड मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। इसको नॉर्मल अगर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं तो हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, बट हर 2 से 5 साल में, कभी कभी 7 साल भी हो जाता है, कब होगा इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दिस इज वन पावर विच मदर अर्थ कीप्स विद हरसेल्फ, और ये एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज लेकर आता है जो पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को के ऊपर असर करता है। हर 2 से 5 साल में ये सिचुएशन बिगड़ती है। क्या होता है, ये जो कोल्ड करंट यहां से आ रहा था, ये आना रुक जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये आना बंद हुआ, इस वाले एरिया
के अंदर जो टेम्परेचर ड्रॉप होता ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड करंट वो नहीं हुआ, तो यहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली हाई हो गया, राइट। ये सारे गर्म पानी को उठा के जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया पे डालता ये भी नहीं हुआ, हेंस रिलेटिवली इस ईस्ट ऑस्ट्रेलियन एरिया में टेम्परेचर लो होगा, रिलेटिवली लो होगा, राइट। यहाँ पर जो गर्म पानी का इम्पैक्ट था वो नहीं आया। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, यहाँ टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, मतलब उल्टी डायरेक्शन में। अब इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, भारत को क्या फर्क पड़ता है? अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ये हवा, बिकॉज अर्थ हमारी गोल है, अगर हवा इधर से इधर चलेगी तो वो आगे वाली हवा को भी धक्का मारेगी, हेंस जो इम्पैक्ट है वो सर्कुलेट करेगा। ये हवा जो यहाँ से यहाँ चल रही है ये इधर से इधर मूव होती है और इंडिया में एंटर होने वाले साउथ ईस्ट मॉनसून की हवा से टकराती है। इट काइंड ऑफ पुशेस द विंड एंड अलाउज it to enter into India from the southwest direction in a normal condition. But in this reversed condition, the winds which are coming from southeast are deflected from their direction due to the impact of the opposite wind, hence they move below the equator itself and they don't cross the equator to enter in India in the form of monsoon. असर कि जब हवा यही घूम गई वो इंडिया में एंटर नहीं हुई, इंडिया में एंटर नहीं हुई तो बारिश नहीं हुई, और जब तक ये हवा दम लगाती है ऊपर तक पहुंचने के लिए तब तक सन का मूवमेंट शिफ्ट हो जाता है और वो प्रेशर जो इस हवा को खींच रहा था ऊपर की तरफ वो टूट जाता है। तो या तो सारी बारिश समुद्र के ऊपर ही हो जाती है या जब तक हवा पहुंचती है तब तक प्रेशर टूट गया तो हवा बीच में ही घूम जाती है, राइट। दिस इवेंट, दिस incoming of a warm current is identified as ENSO, which is a warm current. This is now going to stay, this condition of hot temperature in the southern American continent and a little cold conditions in the East Australia. This condition ENSO retains in the position for around a duration of 9 months to 1 year. ये तकरीबन 1 साल यहाँ पे टिकेगी। ये इट्स अ वेरी रीसेंट डिस्कवरी कि ऐसा होता है अर्थ में, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस शफल करती हैं। इट वाज आइडेंटिफाइड बाय सम ऑफ द फिशरमैन who used to witness the temperature of the sea rising up in South America, hence affecting their trade because the fishes would go away. They would not stay in the hot water. They identified it and they identified it during the times of Christmas. So definitely when there is a crisis, you look for God. So this El Nino Southern Oscillation, if you expand that whole term, so Nino, the word means baby Christ or baby boy. El Nino Southern Oscillation because everything is happening in the southern hemisphere, right? So this condition is going to retain for a duration of 1 year. ये खराब हुआ हमारा, बारिश नहीं आई. Then this cycle is going to come back to speed, but एकदम से नहीं स्टार्ट होता. ये फिर धीरे धीरे करंट जो है अपना पावर रीगेन करता है. ये अगेन टाइम लगाएगा खुद को नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन में लाने के लिए. अब जब ये धीरे धीरे वापस से बढ़ रहा है तो इम्पैक्ट तो अभी भी नहीं है, तो मतलब मॉनसून अभी भी नहीं खिंचेगा. जो रिवर्सल ऑफ ENSO होता है इसको कहते हैं हम LNSO, that is La Nina Southern Oscillation. La Nina, that's a baby girl. Girls are considered as a sign of prosperity, a harbinger of the wealth in the South American continent. So La Nina Southern Oscillation
कि भाई अगर करंट वापस से आएगा तो हमारा जो व्यापार है फिशेस उसका वो हमको वापस से मिलना शुरू होगा। सो ला नीनिया सदर्न ऑसिलेशन मतलब एल नीनियो का रिवर्स होना धीरे धीरे, ये फिर से तकरीबन 1 साल का टाइम लगाएगा, मतलब आपके 2 साल खराब हो गए, एक ENSO में एक LNSO में। उसके बाद इट कम्स बैक टू इट्स पोजीशन एंड वापस से नॉर्मल फेज में हम आ जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ भारत के ऊपर नहीं, दुनिया भर के ग्लोबल कंडीशंस के ऊपर असर डालता है। तो दिस इज वन फैक्टर जो किसी भी जगह पे मौजूद क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर असर डालेगा। यहाँ पर अब इसको आप एनालाइज कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे कि ये आ रहा है, एल नीनियो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम 2 जगह की कंडीशंस से पता करते हैं। यहाँ पर ताहिती आइलैंड्स मौजूद हैं, यहाँ पर एक डार्विन नाम की जगह है। इन 2 जगह के टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस का जो डिफरेंस होता है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि मॉनसून नॉर्मली आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो यहाँ पर आपको ठंडक मिल रही है, यहाँ पर आपको गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस है तो प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस है तो नीचे से हवा तेजी से खींचेगी। अगर इस कंडीशन में आए तो दोनों ही जगह गर्मी ही मौजूद है, ज्यादा टेम्परेचर में अंतर नहीं है, दोनों जगह में गर्मी है तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है, हेंस जो हवाओं को पुल करने वाला फैक्टर है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर 5th एंड इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। The next heading we have is the onset and withdrawal of the monsoon. इसके अंदर हमें बताया गया है कि कैसे कैसे मॉनसून एंटर हो रहा है और वापस जा रहा है। टू अंडरस्टैंड इट बेटर हम इसको सीजन वाइज बाइफरकेट करते हैं, सीजनली इसको पढ़ना रिलेटिवली आसान होगा। तो हम शुरू करते हैं कि भारत के अंदर कितने सीजन्स विटनेस किए जाते हैं। कोल्ड वेदर सीजन, hot weather season, advancing monsoon, and retreating monsoon. मंथ्स अगर पढ़े जाएं इसके तो वी कैन से लाइक November to Feb, और March, then April to May, then June to September, and September and October are the months of retreating monsoon. Right? तो 4 हमारे पास में सीजन्स आते हैं। सीजन अगर इस वर्ड को डिफाइन किया जाए तो सीजन इज नथिंग बट जब एक जैसी वेदर कंडीशन कुछ हफ्ते टिकती है कम और ज्यादा के फॉर्म में, तो इस कंडीशन को हम सीजन्स के नाम से जानते हैं। 4 सीजन्स भारत के अंदर विटनेस किए जाते हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे।
This is the Himalayas. Right? Okay. So let's start with the first season. That is cold weather season. कोल्ड वेदर सीजन जो हम नवंबर से लेकर मार्च के महीने में ले रहे हैं। अगर आपको वो टेबल याद है कि किस टाइम पर सूरज की रोशनी कौन से लैटिट्यूड के ऊपर पड़ रही है, तो ध्यान देंगे कि दिसंबर के मंथ में the sun is directly over the tropic of Capricorn, that is below the equator. If the sun is below the equator, that should mean that there is high temperature here, low pressure here, and there is relatively low temperature here and high pressure in the northern hemisphere. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलनी चाहिए। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ हवा चल रही है तो कोरिलेस इफेक्ट इसके ऊपर असर डालेगा। हेंस हवा सीधी ना चल के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ घूमेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ घूमेगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इफ इस हवा को आपको नाम देना है तो आप इससे नहीं, इस पॉइंट से इसको नाम देंगे। ये डायरेक्शन क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। सो भारत के अंदर जो हवाएं एंटर हो रही हैं वो किस डायरेक्शन से एंटर हो रही हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एंटर हो रही हैं इन दी विंटर सीजन। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हवा कहां से आ रही है उसका असर पड़ेगा भारत के एरिया में। हम देखें इंडिया के ऊपर वाले जितने भी पोर्शन हैं वो ठंडे 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 इलाके हैं। रशिया वाला एरिया है, मंगोलिया, चाइना वाला जो बेल्ट पड़ता है, ये पूरे ठंडे इलाके हैं प्लस ड्राई इलाके हैं। बीच में कोई बड़ा वाटर बॉडी आपको देखने को नहीं मिलता। हेंस जितनी भी हवाएं आ रही हैं दे आर कैरिंग एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस एंड ड्राई कंडीशंस एट द सेम टाइम। थैंक गॉड यहाँ पर हमारे पास में हिमालयाज मौजूद है। हिमालयाज इज a 6000 मीटर tall wall which is barricading this cold wind from entering into our country and facing extreme cold desert conditions। जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वो भारी होती हैं, वो नीचे नीचे सरफेस के पास में चलती हैं, हेंस इधर ही अटक जाती हैं। और इस इलाके को जिसको हम तिब्बत के नाम से जानते हैं, जिसका कुछ असर भारत के लिए लद्दाख वाले इलाके के ऊपर भी पड़ता है, ये एक्सट्रीमली ठंडे इलाके हैं। दीज आर आइडेंटिफाइड एज कोल्ड डेजर्ट्स, कि ठंडक भी है एंड बारिश भी नहीं होती है क्योंकि हवाओं के अंदर कोई मॉइस्चर मौजूद नहीं है। यहाँ से हवाएं जब हिमालयाज ऊपर की हवाएं जो उतनी ठंडी नहीं है वो हिमालयाज क्रॉस करके नीचे की तरफ आती हैं, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ जो हवा का मूवमेंट होगा वो ठंडक डिक्रीज करता हुआ आएगा। मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड और विंटर डिक्रीजेस। जितनी सर्दी आपको कश्मीर में मिल रही है उससे थोड़ी सी कम सर्दी दिल्ली में मिलेगी, उससे और थोड़ी सी कम सर्दी से भोपाल में मिलेगी। मुंबई, कन्याकुमारी जैसे एरियाज जो कोस्ट तक आ जाते हैं, यहाँ सर्दी बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है। तो आप ऊपर से नीचे जैसे ही मूव हो रहे हैं, विंटर की टेंडेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ जाती है। थर्ड पॉइंट, इसमें ध्यान रखें, बिकॉज वी आर लोकेटेड ओवर द ट्रॉपिकल जोन, वी आर पार्शियली इन द टॉरेट जोन एंड पार्शियली इन द टेम्परेट जोन, द डेज witness a good impact of the sun, so the days are nice and warm, but in the night time
there is no sun to heat up the area and the impact of wind becomes strong. जैसे ही हवा strong होगी, हवा ठंडी चल रही है तो वो अपने साथ में क्या लेकर आती है, ठंडा टेम्परेचर लेकर आती है। तो रातें ठंडी होती हैं और दोपहर जो है, दिन वाला जो टाइम है वो रिलेटिवली गर्म होता है। इस जगह का, इस कंडीशन का एक और असर हम देखते हैं that before the winters actually enter into the country, we witness a season of autumn. autumn का मतलब पतझड़ होना शुरू हो जाता है। पतझड़ क्यों हो रहा है? Why are the trees shedding their leaves? It is because the winds are running dry as well. हम dry हवाओं को देख रहे हैं जिनको जहां से मॉइस्चर मिलेगा वो ग्रैब करेंगे क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है अभी। हेंस जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं नीचे की तरफ क्योंकि उनका मॉइस्चर सारा हवा सोख लेती है। एक अडेप्टेशन है, एक डिफेंसिव मेजर है पेड़ों का कि मॉइस्चर लॉस ना हो, इसलिए पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऑटम सीजन फॉलोड बाय विंटर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और पैरेलल इवेंट जो इस टाइम पर हो रहा है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन जेट स्ट्रीम्स हेडिंग, कि इन द सेम मंथ, दिसंबर वाले महीने के अंदर ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और ये अपने साथ विंटर रेनफॉल लेकर आता है इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। राइट, इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर मावट या महावत की बारिश जो है वो कहा जाता है। ठीक है, सो दिसंबर के मंथ में सूरज का लोकेशन यहाँ है। जनवरी, फरवरी, मार्च सूरज धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। सॉरी, सूरज स्टेशनरी है, अर्थ रोटेट करना, रिवॉल्व करना शुरू करती है और सूरज की रोशनी जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ मूव हो रही है वैसे 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 अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर गर्म होना शुरू होगा एंड वी विटनेस द एंट्री ऑफ द वार्म पीरियड, द हॉट वेदर सीजन। सो हम गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। Right? Okay, so equator, Tropic of Cancer, sun is on the equator in the month of March. Right? जैसे ही सूरज ऊपर की तरफ, ऊपर के एरिया में अपना असर दिखाना शुरू करता है, we witness the entry of first spring and then the summers. गर्मियों की एंट्री इंडिया में इवनली नहीं होती क्योंकि गर्मियां जमीन ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी उस पर डिपेंड करता है। जितने अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे वैसे ही हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंशियल होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें प्लेटो एरियाज जो होते हैं, बिकॉज वो पत्थर है, इग्नियस रॉक होता है, तो वो बहुत तेजी से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है और तेजी से गर्म हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्लेन एरियाज में देखेंगे तो मिट्टी इतनी जल्दी से टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं करती। अगर आप डेजर्ट जोन्स में जाएंगे,
रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो डेजर्ट्स एकदम से भभक के गर्म होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप माउंटेन एरियाज में जाएंगे तो माउंटेन्स जल्दी से गर्म नहीं होते। तो जिस तरीके का रिलीफ है, जिस तरीके की टोपोग्राफी है, उस तरीके से टेम्परेचर बिल्ड होगा, लेकिन लोकली अलग अलग टाइम्स के ऊपर और अलग अलग इम्पैक्ट लेकर आते हुए हम देखते हैं कि जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इन 4 महीने में जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ आ रहा है, इंडिया के अलग अलग एरियाज में लोकल हवाएं चलनी शुरू होती है, स्टार्टिंग विथ दी डेजर्ट एरिया, जहां पर टेम्परेचर बढ़ा और प्रेशर कम होना शुरू हो गया। जैसे ही हम राजस्थान वाले एरिया के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। अभी जो प्रेशर लो हुआ है ये रिलेटिव वैल्यूज के अंदर है और हर जगह इवनली लो प्रेशर नहीं है। अगर टेम्परेचर एक जगह 40 है और एक जगह 50 है या एक जगह 45 भी है तो इतना सा टेम्परेचर डिफरेंस भी प्रेशर वेरिएशन लेकर आएगा। प्रेशर वेरिएशन देन इंड्यूस करेगा विंड मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, आसपास जहां पर भी रिलेटिवली हाई प्रेशर एरिया है वहां से हवा मूव होगी टुवर्ड्स दी लो प्रेशर एरिया। ये जो मूवमेंट है, नाउ इमेजिन अगर 40 टेम्परेचर से हवा 45 डिग्री टेम्परेचर की तरफ मूव हो रही है तो 40 भी गर्म ही होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस की हवा तेजी से मूव हो रही है चारों तरफ से और एक पॉइंट पर आके हिट करेगी। तो इतनी सारी गर्म हवा एक जगह पर आके अगर हिट करेगी तो एक्सट्रीमली गर्म और ड्राई जोन क्रिएट करती है, और ये गर्म और सूखी हवाएं जो हैं ये कहलाती हैं लू। ये वर्ड आई एम श्योर हम लोगों ने सुना होगा। लू लग जाना भी एक बात होती है कि आप अनफॉर्चुनेटली अगर इस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर तेजी से गर्म हवा आपको हिट करती है तो वो आपकी बॉडी को एकदम से डिहाइड्रेट कर देगी, क्योंकि वो हवा सूखी है पूरी तरीके से, और ये डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और हल्का नौशिया वगैरह होना शुरू होता है। तो राजस्थान के अंदर लोकल हवा जो चलनी शुरू हुई, इट इज आइडेंटिफाइड विद द नेम लू। सेम ऐसी ही एक कंडीशन क्रिएट हो रही है हमारे पास में वेस्ट बंगाल, झारखंड वाले एरिया के अंदर। यहाँ हम देखते हैं कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, प्लेटो जहाँ पे मिनरल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अब मिनरल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन होगा जमीन के अंदर। यहाँ पर भी लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हुई और आसपास के हाई प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव होना शुरू होती है। ठीक है, अब ये जो हवाएं मूव हो रही है इसमें 2 चीजें असर करती हैं। सबसे पहली चीज तो ये असर कर रही है कि ये समुद्र के पास में है। If it is close to the sea, it is going to pull a lot of moisture from it, और ये सारा moisture थोड़ा सा ही होता है लेकिन जितना भी है वो सारा एक जगह पर एक पॉइंट पर आके हिट करता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट करता है, अचानक से आने वाले तूफान जो खेती वगैरह सबको खराब कर देते हैं। और ये अचानक से चलने वाली डिस्ट्रक्टिव हवाएं कहलाती हैं काल बैसाखी। ठीक है, ऐसी ही एक कंडीशन आपको देखने मिल रही है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका केरला दोनों लिया जाता है इसमें। यहां पर भी वी आर इन दी डेक्कन प्लेट्यू, लो प्रेशर, आसपास के हाई प्रेशर से हवा यहाँ पे चलनी शुरू होती है। अब ये तो दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की वॉल है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की वॉल है, तो जो दोनों तरफ से हवा खींचती है ये पानी तो लेकर आ रही है लेकिन घाट्स से टकरा के उधर ही बारिश करके अंदर सिर्फ मॉइस्चर पहुंचता है, हल्की सी फुहार, लिटिल ड्रिजल reaches in this area which is very beneficial for coffee plantations as well as mango plantations. So यहाँ पर आम की कैरियां जो है वो पक्के पेड़ों से टपकनी शुरू हो जाती हैं और इस इवेंट को हम जानते हैं मैंगो शावर के नाम से। ठीक है, इसी के साथ में एक और प्लेट्यू है जो गर्म होना शुरू होता है विच इज इन दी नॉर्थ, द तिब्बतन प्लेट्यू। यहाँ पर भी प्लेट्यू है, डेफिनेटली गर्म होगा और एडिशन करता है टेम्परेचर बिल्डिंग में।
सूरज मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो पॉकेट्स हैं ये एक्सपैंड होंगे, गर्मी बढ़ रही है ये एक्सपैंड होती है, एंड इवेंचुअली जैसे जैसे ये एक्सपैंड हो रहा है, जैसे ही आप जून के महीने तक आते हैं तो जून के महीने तक ये बढ़ता 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 एक इतना बड़ा लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है, और ये इतना बड़ा लो प्रेशर एक्सट्रीमली गर्म हिस्सा आसपास की हाई प्रेशर से हवाओं को खींचेगा। तो कंक्लूजन, अगर गर्मी पड़ेगी तो मॉनसून की एंट्री होगी, अगर गर्मी नहीं पड़ी तो भारत के अंदर मॉनसून खिंच के नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो जून इज द मंथ जो डिसाइड करता है, जिसकी गर्मी डिसाइड करती है कि भारत में मॉनसून टाइमली आएगा या नहीं आएगा, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम भारत के अंदर मॉनसून की एंट्री देखते हैं और कितना कितना किस तरीके का इफेक्ट उसके ऊपर आएगा वो चीज विटनेस करेंगे। थैंक यू।